सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके फर्स्ट चैप्टर को मैं इस वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके 3-4 वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, कि इंडिया का जो इकोनॉमी थी उस समय वो काफ़ी उसकी कंडीशन ख़राब थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट दैट टाइम, एग्रीकल्चर सेक्टर हम इसमें स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टडी करेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताएंगे, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिशर्स का हमारे कंट्री में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट की स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कंक्लूजन जो चैप्टर का है वो सब हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ाने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर की हम बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 4 चीज़ें मेनली समझनी हैं। उस समय 5-6 पॉइंट हमें मेनली समझने हैं कि एक तो उस समय हमारे देश की कंडीशन एग्रीकल्चर में क्या थी, इंडस्ट्री में क्या थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक तो ये बनते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक बनता है कि ब्रिटिशर्स का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था हमारे कंट्री में वो क्या था। तो इनको हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस टू फैमिलराइज, इस बुक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, ये भी ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, ये हम सबको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कब आए, कैसे आए, ये सब हिस्ट्री की बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता। अब एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बेसिक पर्पस था ब्रिटिश रूल का हमारे कंट्री में आने का, वो बेसिक पर्पस सिर्फ ये था कि वो दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडियाज़ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ऑन कंट्री। वो अपने कंट्री के लिए इंडिया के रॉ मटेरियल को, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको वो यूज़ करना चाहते थे, ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट लो लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि जब ब्रिटिश रूल जो हमारे कंट्री में था उस समय हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफ़ी कम था। उसको हम यहाँ पर उस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं कि बिफोर द, उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे कंट्री में क्या कंडीशन थी। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज करेक्टराइज विद द फॉलोइंग फीचर्स। देखिए, फर्स्ट था इट वाज प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। We know very well about this fact that Indian economy or India country was known as a golden sparrow or golden bird in ancient time, because at that time the condition of country was very strong on the point of view. If you see on the export and the foreign trade, we exported so many goods to the countries of Europe and especially European countries, and we earn a lot of money from these countries. That's why India are known as a golden sparrow. At the before the British rule, the Indian economy was agrarian economy. Most of the people were dependent on agriculture, and the agriculture was the main source of livelihood of the most of the people of this country. Then well-known handicraft. We were famous for our handicraft industries. The items which were made in our country through handicraft were very famous in European countries, and that's why we earn a lot of money from these handicraft items. India was also known for its handicraft industries, is the fields and cotton and silk textile, metal and precious stone work. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standards of craftsmanship. Our craftsmanship was very high, our product was very good, and a lot of items were made at that time by handicraft industry, and we exported these items to our country and lot of money through the foreign trade.
So this was the condition of Indian economy before colonial rule. Now see here, however, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest. When Britishers come in our country, definitely they establish their own interest, they protect their interest on economic interest, then with the development of Indian economy, and they did not focus on development of Indian economy. Their policies brought a fundamental changes in the structure of Indian economy. They transformed the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain. That means when Britishers came in our country, their main focus was to develop their own country, not of the Indian economy, and they changed the Indian economy in just like a supplier of raw material and consumer of finished goods, which came from India, which came from Britain. यानी कि उन्होंने भारत को जो है रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, और ब्रिटेन से उन रॉ मटेरियल ब्रिटेन में इस रॉ मटेरियल को ले जा करके वो फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, और उन फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में ला करके वापस सेल करते थे। दैट मीन्स कि फिनिश्ड गुड्स का इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, कंज्यूमर बना दिया। यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म आपके लिए दे रखा है कि कॉलोनिज्म रेफर टू अ सिस्टम ऑफ political and social relations between two countries, of which one is the ruler and other is its colony. एक रूलर होता है, जैसे कि ब्रिटिश हमारे यहाँ रूलर थे और इंडिया उसकी कॉलोनी था। ब्रिटेन ने और भी कई देशों में इसी तरीके से रूल किया, वो सब उसके रूलर बन गए और उसकी कॉलोनी बन गई। नाउ एक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस समय इंडिया की जो नेशनल इनकम थी या जो यहाँ की पर कैपिटा इनकम थी उसकी क्या कंडीशन थी। हालांकि हमारे मतलब इंडिया में शुरू में किसी ने ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया कि वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम को मेज़र करे। कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट थे या इंडियन पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इंडिया के पर कैपिटा इनकम के बारे में बताना शुरू किया, और हम इसमें जो फर्स्ट एफर्ट्स किए, अटेम्प्ट्स किए, उनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिकबॉय और V.K.R.V. राव, ये नाम अगर एग्ज़ाम में आता है कि हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु मेजर द पर कैपिटा इनकम इन अवर कंट्री, तो आप उसका नाम लिखेंगे V.K.R.V. राव। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिया के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम को मेज़र किया। इसका नाम स्पेशली लिया जाता है, ये देखिए, एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम्स वर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट, उसको माना जाता है, इसलिए हम इन्हीं का नाम इस कंटेक्स्ट में लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टडी रिवेल दैट कंट्रीज ग्रोथ जो थी एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इट वाज लेस देन 2% एंड ओनली 0.5% ऑफ द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। पर कैपिटा इनकम जो थी वो केवल 5% के रेट से बढ़ी थी, और जीडीपी या नेशनल इनकम जो थी वो केवल 2% की रेट से बढ़ रही थी। तो ये एक पिक्चर है जो इंडिपेंडेंस के टाइम या इंडिपेंडेंस से पहले या ब्रिटिश रूल में हमारे इकोनॉमी की कंडीशन थी, जो बता रही है। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं, अब हम जो हमने ऊपर 3-4 सेक्टर लिए हैं उन सेक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट सेक्टर वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत अच्छी थी, नहीं थी। इट वाज नॉट सो गुड। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ओवरवेलमिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। मतलब ज़्यादातर जो इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी वो एग्रीकल्चर थी और रूरल ही थी। और यहाँ एक फिगर दे आता है कि 85% लोग जो थे वो विलेजेस में रहते थे, और उनकी जो लिवलीहुड थी वो एग्रीकल्चर ही था। इवन विथ दिस लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर द कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि 85% पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। Almost all people were doing agriculture at that time, but still India was not self-sufficient in food production at that time. So by this fact we can estimate
we can understood the condition of Indian economy at that time. Main reason for stagnation in agriculture sector. Sometimes the question is asked that what were the reasons of backwardness of the Indian agriculture at that time. Why Indian agriculture was backward at that time. तो वो इंडियन एग्रीकल्चर जो बैकवर्ड थे उसके कुछ रीजंस हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए फर्स्ट है लैंड टेन्योर सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बैकवर्डनेस और स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे देश में रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया और एक ज़मींदारी सिस्टम वो लेकर के आए. ज़मींदारी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने एजेंट बना दिए रेंट कलेक्ट करने के लिए फार्मर्स से. ये एजेंट जिन्हें हम ज़मींदार कहते हैं ये फार्मर्स से रेंट कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स ने इन्हीं ज़मींदारों को जो ज़मीन थी उसका मालिक बना दिया और फार्मर्स का जो मालिकाना हक था वो ख़त्म कर दिया. फार्मर्स जस्ट लाइक लैंडलेस लेबर रह गए, वो खेतों पर खेती करते थे और ज़मींदारों को लगान देते थे. ज़मींदार ये लगान जो है वो ब्रिटिशर्स को देते थे और अपना वो एक हिस्सा रख लेते थे. इससे ये हुआ कि ब्रिटिश फार्मर्स के ऊपर डबल मार हो गई. अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स एक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर secure went to the zamindar in the form of lagan. The main interest of the zamindar was only to collect revenue या लगान regardless of the economic condition of the cultivator. और जो किसान जो ज़मींदार थे उनको कल्टीवेटर यानी कि जो फार्मर है, फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं था. इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, लगान वसूल करते थे और इससे ये हुआ कि फार्मर की कंडीशन जो है वो ख़राब होती गई. उसके बाद देखिए कि द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर आल्सो फिक्स्ड फॉलोइंग विच द ज़मींदार वर टू लूज देयर राइट्स. और ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे, ज़मींदारों को एक टारगेट दे देते थे कि आपको हमें इतना लगान क्या करना है, कलेक्ट करके फार्मर से हमें जमा कराना है. इफ़ ज़मींदार बिकम फेल टू कलेक्ट सच टाइप ऑफ टारगेटेड रेवेन्यू और लगान, देन Britishers you can say remove from the zamindari rights of these zamindars. They lose their rights of the zamindari. So the main focus of zamindar was also to collect more and more revenue from the farmers. The zamindars and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. And न तो ज़मींदारों ने और न ही ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, they did nothing to improve the condition of farmers, the condition of agriculture at that time. That is the first point. The second point is commercialization of agriculture. Before arrival of Britishers in our country, the Indian agriculture was subsistence agriculture. That means most of the farmers grow the crops which were day to day useful for them, just like wheat, pulses, etc. But after coming of Britishers in our country, they started the commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture means production of crops for sale in the market rather than for self-consumption. That means whatever crop is grown in the field or farm, the crop has been sold in the market. That's why we say this is the commercialization of agriculture. But Britishers did this commercialization not for the benefit of the farmers. They did this thing only for the benefit of their own, because they wanted to get the raw material from the Indian economy and then they export this raw material to Britain, and where they make the finished goods in Britain and again take these goods in India and sell out these goods in our country. So here we can say that during the British rule, farmers were given higher price for the producing cash crops like cotton or jute. However, this did not improve the economic condition of farmers, because instead of producing food crops, they were producing the cash crop, which were to be ultimately used by the Britishers industries. Thus, British rule prompted shifting crops from food crops to cash crop. ये भी एक इसका हम ड्रॉबैक ही मान सकते हैं, क्योंकि इसका किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिला. अब ये भी हुआ कि जो यहाँ पर एक हम पॉइंट देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन हुआ उससे इंडिया के अंदर क्या हो गया, फेमाइंस बहुत आ गए, क्योंकि फूड की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई. गेहूँ, चावल, इस तरह के जो अनाज थे उनको किसानों ने उगाना बंद कर दिया.
due to the pressure of Britishers. Really, Indian farmers did not want to grow such type of crops, but it was the pressure of the Britishers. They make compel, they made compel Indian farmers to grow such type of crops. That's why we faced the what we faced the uh, famines in our country. The next is low level productivity. The productivity at that time was very low levels of technology due to the low level of irrigation facilities and the negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. The cultivators had neither the means nor any incentive to invest in agriculture. और दूसरा प्रोडक्टिविटी इसलिए भी कम थी क्योंकि जो एग्री फार्मर्स थे उनको किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था एंड दे वर्क जस्ट लाइक अ लैंड लेस लेबर. So the productivity at that time was very low. The जमींदार had no roots in the village. जमींदारों की विलेज में कोई रूट नहीं थे, उनका उसका कनेक्शन नहीं था, उनका कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे. While the British rules spent little on agriculture, technical और mass education. ब्रिटिशर्स ने भी एग्रीकल्चर पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया, इस वजह से भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी. एंड all this made it difficult to introduce modern technology which is caused a perpetually low level of productivity in agriculture. So this is the another drawback or feature of Indian agriculture at that time. The next one is, you can see here, that is the last point we will see here, that is scarcity of investment. That means Britishers did not invest in agriculture. India's agriculture was facing scarcity of investment into terracing, flood control, and drainage. Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crop, a large section of the tenants, small farmers, and sharecroppers neither had resource and technology nor had incentive to invest in agriculture. That's why the portion of investment in agriculture was very low, and we could not development our agriculture sector even when the lot of people, large number of people were engaged in agriculture. So this all about the agriculture. In our next videos we will continue this chapter. I hope you will understand this chapter. Thank you. And if you like the video, please share and like this.